नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय हूँ बिहार के एक पिछड़ी जगह जिसको आप समस्तीपुर कहते हैं। वहाँ पे ताजपुर इलाका है और एक छोटे से गांव में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको गुस्सा आता है या क्रोध आता है तो क्रोध की जो सुनामी होती है वो शांत होने के बाद क्या तबाही पीछे छोड़ जाती है, उसका एक लाइव मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने मॉब लिंचिंग की नाम सुना होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से अलग अलग जगहों पे समय समय पर एक भीड़ जिसका कोई चेहरा नहीं होता वो आती है और किसी की ज़िंदगी तबाह करके चली जाती है। उसमें नाम में आप जात और धर्म खोज लेते हैं, लेकिन उस वारदात के बाद आखिर होता क्या है उससे मैं आज आपको रूबरू कराना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले तबरेज़ करके एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी जाती है। उसे पेड़ से बांधकर मार दिया जाता है। दिल्ली में रिंकू शर्मा का आपने केस सुना होगा, जहां पर एक लड़के को, नौजवान लड़के को पीछे चाकू डालकर भीड़ के तौर पर मार दिया जाता है। लेकिन ये मरने के बाद होता क्या है, उसकी आज जो वास्तविकता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कैसी ही कुछ घटना यहाँ पे समस्तीपुर में हुई थी। एक छोटे से ज़मीन या सड़क के मसले को लेकर एक भीड़ उन्माद उठाती है और एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हजारों सैकड़ों की भीड़ जमा होती है। एक युवा लड़का जिसकी उम्र केवल 30 साल थी, जो एक शादीशुदा व्यक्ति था, अपने 4 बच्चों के साथ दिहाड़ी मजदूर करके घर की रोजी रोटी कमाता था, उस व्यक्ति को 200 से 300 लोगों की भीड़ केवल इसलिए मार देती है क्योंकि उन्हें शंका था कि ये जो घटना हुई है इस व्यक्ति ने की है। किसी ने उससे पूछने की भी जहमत नहीं की कि इस जो घटना घटी है उसमें इस व्यक्ति का क्या संबंध है। न उसे मौका दिया गया अपनी बात साबित करने का। एक गुस्सा, एक सुनामी आई, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ें छोड़ गई हैं मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। ये उस व्यक्ति के परिवार का एक हिस्सा है। यहाँ पर उनकी पत्नी है और ये 4 मासूम बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता है कि इनके जो पिता हैं अब इस दुनिया में नहीं है। जिस समय ये वारदात हो रही थी, सोचिए ये सब उस घर में उपस्थित थे। इन बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा। इस महिला ने जो ये पूरा वारदात अपनी आंखों से देखा, वो क्या अब ज़िंदगी भर इस तरह की चीज़ों से उबर पाएगी। एक अगर 10 जन की भीड़ भी जमा हो तो ये औरत सहम जाती है। इन्हें वो डर, ये खौफ अब ज़िंदगी भर का मिल चुका है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आखिर उस बेगुनाह इंसान की हत्या के बाद अब इस परिवार का क्या होगा। ये जो छोटे बच्चे हैं, इसका परवरिश और इनकी शिक्षा कैसे होगी। घर की हालत आप देख सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिहाड़ी मजदूर का परिवार किस हालात में होगा। ऊपर से ये बच्चे, इनकी पढ़ाई लिखाई और पूरी व्यवस्था अब कौन करेगा। हाँ, रही बात, देश की सरकार ने तो अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक 20,000 रुपये की मदद इनको पहुंचाई है बिहार सरकार की तरफ से। एक इंसान को जिंदा, जो केवल 30 साल का था, उसकी हत्या कर दी जाती है और बिहार में उसका रेट है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में ये पूरी ज़िंदगी आलीशान जी सकते हैं, ऐसा बिहार सरकार को लगता है। आइए मैं इस आलीशान ज़िंदगी से आपको रूबरू कराता हूँ। बहन, उस दिन क्या हुआ था, क्या वारदात थी और क्या मसला था, ज़रा बताएं। हम लोग खा पी के रात में सोए थे। सुबह 6 बज रहा था तो हल्ला हुआ, सब शोर मचा रहा था कि मार दिया मार दिया। तो हम लोग जाके बाहर निकल कर के देखे तो बहुत सारा आदमी सब इधर उधर सब भाग दौड़ कर रहा था, बोल रहा था कि मार दिया मार दिया। सो इन लोगों के मतलब चच्चा मार दिए। सो तो हमारे ससुर बोले का हमारे शौहर कि तुम लोग पीछे के रास्ता से निकल जाओ, कहीं ये लोग कुछ कर सकता है। तो हम इनको बोले कि तो हम जाएंगे, आप भी चलिए हमारे साथ। तो ये बोले कि नहीं, तुम लोग जाओ ना, सो हम लोग को कुछ नहीं होगा। हम बोले गुस्सा में कहीं कुछ करेगा तो नहीं। सो हम लोग क्या किए, हमसे कोई झगड़ा है? हमसे किसी को झगड़ा नहीं है। सो हमको कुछ भी नहीं करेगा। बस हम लोग पिछवाड़ा के रास्ता से, एक गरीब थी, झोपड़ी का घर था, उसी में चले गए। अब वो मेरी चच्ची थी, चच्ची या तीनों उनकी लड़की, एक थोड़ा सा हट के छत का घर था तो उसमें चले गए। तो वो झोपड़ी समझ के वो झोपड़ी में न गया कि झोपड़ी में नहीं होगी। और चच्ची के मतलब वो
छत वाले घर में चले गए। अब वहाँ से तीनों चारों माँ बेटी का झोंटा पकड़ करके घिसेट करके ले गए। और उसके बाद हमारे घर में घुस गए, हमारे शौहर को, हमारे ससुर को और हमारे सास को। ये हमारे छोटा बच्चा है बेटा, इसको भी ले गया। ले जा कर के बस इसका है ना दादा, इसका हाथ छोड़ दिया। ये भाग आया। भागते भागते एक पास ही था, उसी के घर में नुका गया। हमारे ससुर को, हमारे शौहर को रॉड से मार मार के सिर को पूरा एकदम भरता बना दिए, गर्दन को काट दिया, आँख में चाकू भोंक दिया। अब बहुत मारा रॉड से, पगड़िया से, जो मिलता था, ईंटा से, जो हाथ में आ रहा था सबसे मार रहा था। हमारे ससुर को ही मार मार के अधमरुआ करके पूरा सिर उर सब काट उठ दिए। और उसके बाद पूरा गाड़ी था उसमें आग लगा दिया। घर में पेट्रोल उझल के मेरे दरवाजे पर जलावन सा रखा हुआ था, वो मेरे रूम के अंदर डाल करके आग लगा दिया। घर में अब कुछ भी बचा नहीं, एक गिलास भी नहीं बचा है, पूरे घर को जला दिया गया। जितना मेरा जेवर उबर था, मेरे शादी का था, मेरे ननद के शादी का था, मेरे सास का जेवर था, मेरे चचिया सास के यहाँ तीनों बेटी के लिए जेवर जोड़ के रखे हुई थी। उनकी बेटी एक 19 साल की है, एक 17 साल की, एक 13 साल की है। उनका भी सारा जेवर पूरा लूट लिया गया और घर में आग लगा दिया। उसके बाद जब वो तीनों लड़की को पानी में गोत रहा था तब प्रशासन पुलिस आया, तब वो दोनों को तीनों को बचाई। और बाकी तो दोनों हमारे शौहर को, हमारे चचा सास को उसी टाइम मार दिया गया। उसके बाद बस हम लोग वहाँ से कैसे कैसे जान बचा करके अपने मायके में आके रह रहे। मेरा मायका भी बहुत गरीब है, वो सब अपने लाचार है। हम अभी फ़िलहाल यहीं रह रहे। अब आप ही लोग कुछ सहायता करिए। हमारा घर द्वार, हमारे पास 3 लड़की है, 1 लड़का है। 3 मतलब 9 साल से नीचे की तीनों लड़की है और 1 लड़का है। 4 बच्चा लेकर के हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई सहायता करिए। हमको घर चाहिए, बच्चा का परवरिश के लिए पैसा चाहिए। हमारे शौहर तो मजदूर थे, मजदूरी करके लाते थे तो हम खाते थे। अब कहाँ से हम खाएंगे, कहाँ से बच्चा का पालन पोषण करेंगे? ये वो मंजर है जो गुस्से की सुनामी जाने के बाद होती है। जिस तरह से पिछली बार एक समुंदर की सुनामी आई थी और पूरे विश्व ने एक तबाही देखी थी, शायद ये वैसा ही कुछ होता है। लेकिन इसकी जो पीड़ा है वो काफ़ी ज़िंदगी भर रह जाती है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अब इनका पूरा भविष्य जो है अंधकार में है। ये बेचारी जो इस उम्र में ये सारी चीज़ें देख रही हैं, ये इनकी माता जी हैं। इन्होंने अपने सामने अपने दामाद को इस तरह से उनकी हत्या होते देखी है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस समय यहाँ का वातावरण क्या है, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि उन जो 200-300 लोगों ने जो कृत्य किया है, भगवान ऊपर वाला उनको रहम करे कि आपने एक पूरी ज़िंदगी, एक भरा परिवार आप लोगों ने उजाड़ दिया मात्र कुछ क्षण के गुस्से के वजह से। अगर उस गुस्से को आप लोगों ने काबू कर लिया होता तो शायद ये परिवार आज इस तरह से बिलक के रो नहीं होता। माता जी, एक बात बताइए, कोई विधायक, कोई सांसद या किसी तरह की मदद आप लोगों को मिली है? नहीं, अभी तो नहीं मिली है। 20,000 मिला है। 20,000 आपको दिया? किसने दिया था ये? हम बहुत मजबूर हैं। हमारा लड़का सब भी उलाक का नहीं है, दामाद भी रहा, वो भी चला गया। अब हम किसके सहारे जिएंगे? थोड़ा मदद कर दीजिए हमारे साथ। बाबू ना घर है ना दुआर है, कुछ नहीं है हमारे पास। थोड़ा मदद करिए आप लोग मिलके। आप लोग का अल्लाह मदद करेगा, हमारा मदद कीजिएगा, अल्लाह मदद करेगा। करिए बाबू कर दीजिए मदद वीडियो के माध्यम से। सोचिए, एक ब्लॉक के कर्मचारी का एक समूह आया था जिन्होंने अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर 20,000 रुपये यहाँ पर दिए हैं। ये वो भी कफन और इसके अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन शर्म की बात यह है कि सरकार को अभी तक यहाँ पर जू नहीं रेंगी है। ये पूरे परिवार की हालत देखिए, यहाँ की ये कच्ची दीवार देखिए। आज 2021 के भारत में भी इस तरह के घर जिसमें कच्चे दीवार और ये प्लास्टिक की दरी लगाकर यहाँ पर ये परिवार रह रहा है। मैं सीपी मुंबई से करीबन 2000 किलोमीटर दूर आकर इस परिवार से मिलने का मेरा एक ही मकसद था कि जिस तरह से हमने बार बार इस तरह की चीज़ों को आपके सामने लाया है और आप लोगों ने दिल खोलकर मदद किया है, तो इस परिवार को आज वास्तविकता में मदद की ज़रूरत है। क्योंकि ये इनका मायका है। इनकी उम्र, इस बहन की उम्र केवल 26 साल है। ये घर की हालत देखिए, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3 बच्चियाँ जो हैं इनका भविष्य क्या हो सकता है। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर इस परिवार को मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अलावा इनका कोई सहारा नहीं है, न सरकार सुन पा रही है, न कोई भी एक व्यक्ति
अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आगे आकर इसकी मदद करना चाह रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी इसमें मदद करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा हुआ बैंक अकाउंट डिटेल इस बहन का है, उसमें आप डायरेक्टली मदद की राशि भेज सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होती है तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर और UPI नंबर 9867225779 इस नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। जो भी राशि जमा होगी वो इन छोटी बच्चियों के नाम पर एक फ़िक्स डिपॉजिट कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में इन बच्चों का जो शिक्षा है, इन बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, प्रतिदिन की जो ज़रूरतें हैं, उसे पूरी की जा सके। तमाम लोगों से निवेदन है, इनके दिवंगत हुए पति के लिए कृपया दुआ करें, वो जहाँ पे भी रहें शांति से रहें, और इस परिवार के लिए जितना हो सकता है आवाज़ उठाएं और मदद करें। बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आपका सुशासन इसी तरह से चलता रहा तो भगवान के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ऐसे सुशासन इस बिहार को ना दें। कृपया अगर अभी भी इंसानियत बाकी हो, अगर आपके आंखों में भी अगर आंसू अगर सूखे ना हो, तो कम से कम इस परिवार को एक छत देकर, इस परिवार को, इस बच्ची को एक नौकरी देकर, या इस परिवार को किसी तरह की सरकारी मदद देकर अपनी जिम्मेदारी निभाइए। नीतीश कुमार जी, आप एक मुख्यमंत्री हैं और साथ साथ इस बच्ची के पिता भी हैं, इस प्रांत के पिता हैं, तो एक बेटी का पिता होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया इस परिवार को देखें, इनके दर्दों को महसूस करें और जो भी हो सकता है मदद कराएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।